प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन करता था और लगभग 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे जिनकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2000 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता था। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हमने परिवर्तन किया और हम पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिक एक स्थल को डेवलप करें तो उसको पूरा कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करें, इस दृष्टिकोण से हमने काम किया है। और हम सबके संज्ञान में है कि किस तरह से इन सारे बड़े तीर्थ स्थानों पर जिस तरह से जो है कॉरिडोर्स बने हैं, जिस तरह से वहाँ महाकाल लोक उज्जैन में बना है, उसके कारण से एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस में परिवर्तन हुआ है। आने वाले समय में नई स्कीम के तहत राज्य सरकार से जो प्रतिवेदन प्राप्त होंगे उसके ऊपर सकारात्मक रूप से सरकार विचार करेगी। क्वेश्चन नंबर 104 श्री के डॉक्टर के काव्य। Thank you, Speaker, sir. Question number 104. माननीय मंत्री महोदय। सर, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य। Sir, even after 4 phases of PM Shri school selection, sir, only 12,079 schools were selected against the original target of 14,500 schools, which is not even crossing 1.5% of the 10 lakh government schools, sir. So through you, I would like to request the minister, Central Education Minister, to relax the restrictive norms and raise this to 10% of government schools, because most of the children are from SC, ST, BC and minority background, sir. And I will also request the minister to allocate funds for the Young India integrated schools, which state government has initiated. Through you, I would like to ask for further more funds for the construction of these buildings, sir. सर, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको आइडियल रूप में दिखाने के लिए इन पीएमसी स्कूलों का प्रावधान लाया गया और जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसमें 27,360 करोड़ और 5 साल में इसको खर्च करने के लिए प्रावधान रखा है और उसमें सेंट्रल शेयर लगभग 18,128 करोड़ है। टोटल जो इसमें 34 स्टेट्स, यूटीज और उसके साथ साथ केवीएस नवोदय विद्यालय उन्होंने मऊ साइन किया है। 2 स्टेट्स है अभी तक जिन्होंने इसमें सहमति नहीं दी, एक तमिलनाडु और दूसरा है वेस्ट बंगाल। बाकी जो आप जानते हैं कि इस आदरणीय सदस्य ने जो पूछा कि इसको और क्यों और इसको थोड़ा लचीला किया जाए, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि एनईपी को आइडियल रूप से दर्शाने के लिए इन स्कूलों का चयन किया जाता है, तो इसलिए इसका सिलेक्शन के लिए 3 स्टेज एक प्रोसीड्योर है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। स्टेज 1 में स्टेज और यूटीज जो साइन करते हैं एमओयू, उसमें उसके बाद हम दूसरे स्टेज में आते हैं जिसमें पूल ऑफ स्कूल दोज आर एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड एज द पीएमसी स्कूल आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम बेंचमार्क थ्रू यूडाइज डेटा जो राज्य सरकार ही देते हैं हम सबको। तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए कुछ बेंचमार्क रखा जाता है कि एटलीस्ट द स्कूल्स शुड हैव इट्स ओन पक्का बिल्डिंग और ग्राउंड कंडीशन और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो कंडीशन को माना जाता है। इसको अगर रिलैक्स करेंगे तो पीएमसी स्कूल का जो लक्ष्य है एनईपी को ठीक तरीके से भूमिगत करना वो सही नहीं होगा। Honorable member. Sir, I feel so sad to say this, sir. A SC female, sir, from National Sanskrit University was sexually abused by her assistant professor initially, and then followed by another assistant professor who blackmailed her with her videos, and she has just given a complaint in the anti-sexual harassment committee, but she didn't seek any justice. So she went back to her hometown, Orissa, and then even after the parents came to know about this, and there is no justice given to a SC female after facing so many hardships in her life to reach up to university level. Our government, central government is talking about Beti Padhao, Beti Bachao. What the government is going to protect, how the government is going to protect the female, the scheduled caste, the underprivileged students, sir.
And there is also narcotic usage in such universities, sir, where the students are getting drug addicts, and no one has a chance to shatter anybody's dream, sir. I kindly request the minister how he is going to take the measures Okay. and actions. Sir, Adhyaksh Mahoday, the question was related to the PMC school and specifically about the Kakatiya University and about the Warangal district. And what are the steps to provide the scholarship about the SC/ST student. I think I really appreciate the concern of the honorable member, but I think this question is not associated with the question asked by the honorable member. वीरेंद्र सिंह, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पीएम श्री योजना के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी चंदौली में कितने स्कूल लाभान्वित हैं और कितने बच्चे उसमें जो है प्रवेश पाए हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं ओके, और क्या आप आदिवासी और गरीब बच्चों के लिए अलग कोई योजना बना रहे हैं या फिर सबको इसी योजना में शामिल किया गया है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगा है, तो एट प्रेजेंट दैट वो मेरे पास नहीं है। मैं उनके साथ संपर्क करके उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिला दूंगा। बाकी जो मैंने पहले ही बताया कि पीएमसी फंड हमने कितना अप्रूव किया है, बाकी स्टेटों के लिए भी अगर स्टेट वाइज बोरा हम चाहते हैं तो माननीय मेंबर को हम दे सकते हैं। बाकी दूसरे पोर्शन में आते हैं कि मेजर फीचर्स के जिसमें कि हमने लगभग यूपी में 1725 स्कूल है जिनको हमने दिया है, इस पीएमसी के तहत उनको सिलेक्शन किया है। और जो फैसिलिटीज़ है जो बच्चों को मिलता है पीएमसी स्कूल में कि जिसके द्वारा बच्चे और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए, उसमें कंप्यूटर लैब, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, vocational skill education, internet facility, library with good furniture, diverse collection of books with computerized entry of issuing the books, fully equipped integrated science lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, playground with well-equipped sports facilities, green school feature, capacity building of the school principal and teachers, and several others. I am not going to the details because आप ये बता दें, एक विद्यालय में 50 करोड़ रुपए मिलते हैं ना? हाँ, ये बताओ। एक विद्यालय में लगभग 50 करोड़ रुपया दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमने जो इतने अब सारे देखो, बात ये कि एक विद्यालय 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, धीरे धीरे विद्यालय बनेंगे, एक साल में नहीं बनते सारे। ठीक, बताइए आगे चलो। अब सब अपने यहाँ विद्यालय बनाना चाहते हैं, पीएम श्री विद्यालय बनाना चाहते हैं, समय लगेगा, अच्छी योजना है। कागेन मुर्मू जी। ধন্যবাদ সভাপতি মহাশয়, যে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাই যে এই স্কিমটা এত সুন্দর স্কিম, যেটার মাধ্যমে আরও বেশি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি আমাদের সমস্ত যে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোকে। সেই ক্ষেত্রে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আপনার মাধ্যমে জানতে চাই স্যার, যে রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি কি, যদি দয়া করে মন্ত্রী মহোদয় জানান। स्पीकर सर, मैं आपसे परमिशन मांगता हूं, माननीय सदस्य ने बांग्ला में यानी मेरे मातृभाषा आप बांग्ला में बोल लो, कोई दिक्कत तो नहीं। बांग्ला में मैं अच्छा थैंक यू। माननीय स्पीकर महोदय, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় সদস্যকে অবগত করাতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রুসার যে প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপ, সেই দুই ধাপে আমাদের সাথে অর্থাৎ কেন্দ্র সরকারের সাথে ছিল এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গে 206টি প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভ করা হয়, যার টোটাল কস্ট 903.45 কোটি টাকা ছিল। তার মধ্যে সেন্ট্রাল শেয়ার 545.65 কোটি টাকা ছিল এবং তার মধ্যে 385 কোটি টাকা
সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রিলিজ করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের সাথে আজকে জানাতে বাধ্য হচ্ছে এই পবিত্র হাউসে মাত্র 61টা প্রজেক্ট এখনো পর্যন্ত কমপ্লিট হয়েছে, 145টা প্রজেক্ট এখনো অনগোয়িং, এখনো কমপ্লিট হয়নি। আমি এই পরিস্থিতি দেখে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমি লেটার পর্যন্ত দিয়েছি যাতে এই প্রকল্পগুলোকে দ্রুত করা হয়। লেটারের ডিও নাম্বারও আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি মাননীয় স্পিকার স্যার, যে আমি আগস্টে 30 আগস্ট 2025-এ আমি আমার তরফ থেকে চিঠি লিখি যাতে এই প্রকল্পগুলোকে তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতে কমপ্লিট তো করছে না। রুসার PM উষা যখন আমাদের যে পরিবর্তিত যে স্কিম, সেই স্কিমে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করছে না। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বঞ্চিত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের ছাত্ররা বঞ্চিত হচ্ছে, ছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা এই প্রোগ্রামে আসুন। 105 105 अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 105। गौरव गोगोई जी, माननीय मंत्री माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, अगर आप असम के चाय बागान की दृश्य देखें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी है और महिलाओं के श्रम के पीठ पर बागान के मालिक और बड़े बड़े उद्योगपति अपना मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जब भी वार्तालाप होता है बागान के मालिकों के बीच, यूनियन के बीच, सरकारों के बीच, तो उन चर्चाओं में महिलाओं की भागीदारी ना के मुमकिन है, जिसके कारण महिलाओं की जो वास्तविक समस्या है, चाहे वो टॉयलेट की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य अनीमिया की समस्या हो, चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो, चाहे वो शराब की दुकान की समस्या हो, चाहे घरेलू हिंसा की समस्या हो, इन समस्याओं को लेकर जो व्यापक चर्चा और सिद्धांत उन सरकार और इंडस्ट्री के बीच में, यूनियन के बीच में जो होनी चाहिए नहीं होती, और इसलिए सबसे ज़्यादा उत्पीड़ित हमारी महिलाओं श्रमिक हैं। मेरा दरखास्त है वर्तमान के हमारे सरकार से कि क्या वो एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे जहां पर इंडस्ट्री, यूनियन और सरकारों के बीच में जब चाय के उद्योग के साथ जब वार्तालाप हो तो उसमें महिलाओं की प्रतिनिधि उस पे सुनिश्चित हो, महिलाओं की प्रतिनिधियों की संख्या होनी चाहिए ऐसे इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और यूनियन के वार्तालाप। अध्यक्ष महोदय, माननीय तरुण जी ने चाय बागान में महिलाओं की संख्या और उसकी वेलफेयर और उसकी सुविधा के बारे में चिंता करी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र हो जहाँ महिलाएं काम करती हो, ये प्लांटेशन क्षेत्र हो या तो कोई भी व्यवसायिक क्षेत्र हो, वहाँ उसको समान वेतन मिले, उसकी हेल्थ की चिंता करी जाए, उसका रहने, उसके बच्चे के लिए ट्रेज की व्यवस्था हो और उसको मैटरनिटी की फैसिलिटी मिले और हाइजेनिक सिचुएशंस में काम कर पाए, ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन तरुण जी, लास्ट वीक में ही आप भारत सरकार ने ये 4 हेतुओं को सिद्ध करने के लिए 4 लेबर कोड को लागू करा है। उसके खिलाफ आप भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तब आपके मन में जो सचमुच में ये चिंता होती कि हमारी प्लांटेशन महिलाओं, हमने व्यवस्था सुनिश्चित करी है कि प्लांटेशन में काम करने वाली महिला उसको अच्छा ड्रिंकिंग वाटर मिले, किचन की फैसिलिटी मिले, पहले क्रेज की व्यवस्था 50 वीमेंस हो उसको भी उपलब्ध हो, ये व्यवस्था हमने ये लेबर कोड में सुनिश्चित करी है। उनके अलावा जब कोई हैजार्डस वर्कर्स में कोई काम करती है महिलाएं, ऐसी स्थिति में 1 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का इलाज के लिए कोई भी खर्च करने की चिंता हो तो आयुष्मान भारत नहीं, आपने क्वेश्चंस में तो पूछा है कि क्या उसको आयुष्मान भारत की सुविधा मिलेगी। जी, आयुष्मान भारत से आगे जाके ESIC का लाभ भी देश की सभी महिलाओं को मिलेगा। सभी प्लांटेशन वर्कर्स महिलाओं को भी ESIC के लाभार्थी के रूप में जब ESIC का लाभ देते हैं तब कोई लिमिट नहीं होती है। 1 रुपये से 1 करोड़ रुपया से भी अधिक कितना भी खर्च हो तो उसकी स्वास्थ्य की भी चिंता की जाएगी। आपने ये भी चिंता व्यक्त करी है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। बात सही है, प्लांटेशन वर्कर्स में आज 12 लाख से अधिक
प्लांटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें अधिकतर महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी जब बातचीत हो उसके लिए उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये भी आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी की भी सुनिश्चितता की गई है ताकि उनके हित में या तो लेबर और प्लांटेशन वर्कर्स और प्लांटेशन के मालिक यानी कि चाय बागान के मालिक उसके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो और उसके बीच में बातचीत करने के लिए एक कमेटी का गठन करा जाए और एक कमेटी में महिलाओं की भी उपस्थिति हो, ये आवश्यक है। ये हमने ये लेबर कोड में आइडेंटिफाई करा है, लेबर कोड में हमने फाइनल करा है। उसका लाभ हमारे आसाम की महिलाओं को भी मिलेगा, देश की महिलाओं को भी मिलेगा। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल ये है कि असम के विभिन्न चाय बागानों में सारे श्रमिक पिछले कुछ महीने में सड़कों पे आकर अपने सम्मानजनक उनको डेली वेज मिले, न्यूनतम उनको सैलरी मिले, उसको लेकर उन्होंने बार बार सरकार के पास भी गए हैं और जब उपाय नहीं मिला तो सड़क पे आए हैं, अपर असम हो लोअर असम है सब जगह। तो उनकी मांग ये है कि उनको कहा गया था कि सरकार अगर असम में आएगी तो 351 रुपीज़ उनको डेली मजदूरी उनको मिलेगा, जबकि वास्तविक में आज ब्रह्मपुत्र वैली में 250 रुपये मिल रहा है और बराक वैली में सिर्फ 228 रुपये मिल रहा है। मतलब असम में ब्रह्मपुत्र बराक में भी समान वेतन उनको नहीं मिल रहा। तो मेरी मांग ये है कि मजदूरों की जो मांग है और आपकी सरकार की जो प्रस्ताव है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन 351 रुपीज़ मिलना चाहिए, सरकार कब ये सुनिश्चित करेगी? तरुण भाई, विषय यही है कि जब लेबर कोड में यही प्रावधान है, आज तक हर स्टेट अपने अपने मिनिमम वेज तय करते थे और सिनर्जी नहीं थी। हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है, उसमें सभी को फ्लोर वेज तय करना है। फ्लोर वेज से कोई नीचे नहीं जा सकता, फ्लोर वेज से ऊपर कोई भी स्टेट अपना वेज तय कर सकता है। ये एश्योर हमने 4 लेबर कोड में सुनिश्चित करा है। इसलिए आज से देश में अभी से 21 नवंबर से लेबर कोड लागू हुआ है। देश में अभी कोई मिनिमम वेज के लिए चिंता नहीं हो रहेगी, फ्लोर वेज तय होगा और सभी स्टेट को फ्लोर वेज से एवं मिनिमम वेज रखना होगा। परिणति शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे असम में प्लांटेशन वर्कर्स बहुत बड़े पैमाने पे है, वैसे शोलापुर, महाराष्ट्र के शोलापुर में, नासिक में बीडी वर्कर्स जो है महिला कामगार वो बहुत बड़े पैमाने पे है। करीब 1 लाख के आसपास बीडी कामगार है और ये सब महिलाएं होती है इसमें। जैसे आपने जिक्र किया कि हैजर्डस इंडस्ट्री, बीडी और टोबैको सबसे हैजर्डस इंडस्ट्री है, लेकिन आज उनको आउट ऑफ नो ऑप्शन, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन, इस इंडस्ट्री पे उनको डिपेंड होना पड़ता है। तो मेरा आपसे एक स्पेसिफिक सवाल ये है कि अगर कल सरकार बीडी इंडस्ट्री बंद करती है तो क्या आपके पास इन 1 लाख महिलाओं के लिए एक ऑल्टरनेटिव डिसेंट्रलाइज्ड और हेल्दी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके पास बीडी कामगार महिलाओं के लिए है क्या? अध्यक्ष महोदय, बात सही है माननीय सदस्य जी की। देश में बीडी वर्कर्स में भी महिला की भागीदारी ज़्यादा होती है, महिला का आय का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और इसलिए सभी महिलाओं को, बीडी वर्कर्स में काम करने वाले महिलाओं को भी उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिले। 40 साल के बाद सब भी देश के 40 करोड़ से अधिक जो भी 40 एज की एवं के सभी कामगार उसको हेल्थ चेकअप करना कंपलसरी रखा है। हमारे कई बीडी वर्कर्स के लिए हॉस्पिटल भी चल रही है। एसिक के साथ भी हमने बीडी वर्कर्स के लिए इंटीग्रेशन करा है। एसिक हॉस्पिटल में भी हमारे बीडी वर्कर्स में काम करने वाले कामगारों को हेल्थ सुविधा मिले, उसको हेल्थ की चिंता करी जाए, उसको सुनिश्चित रूप में वेतन मिले और उसको काम करने के लिए कोई असुविधा ना हो, वो एश्योर करा गया है। क्वेश्चन नंबर 106 श्री के सुधाकरन। क्वेश्चन पूछिए श्री।
मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 106 उत्तर सभापटल पर रखा गया है। श्री मानिकम टैगोर। The Honorable Minister has mentioned in the reply that PMKVY 4.0 and NEAPS aim to support marginalized groups and underserviced regions such as aspirational district map. I come from a aspirational district, Virudhunagar, but the reply contains no data, not a single figure on how many candidates from aspirational districts have actually been trained or placed. Given that more than 600 courses and 5.6 lakh enrollments have been reported nationwide, can the minister specify, one, how many trainees are from the 112 aspirational districts? How many of them have been received boarding, lodging or transport support as claimed? 3, how many have actually been placed in wage or self-employment? Without district-wise outcomes, how can Parliament evaluate whether 8,800 crore program is reaching the poorest region that need its most, ma'am? Thank you. Madam, so under this Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, skill training is provided to the youth belonging to all sections of the society, including the marginalized section. And you know, this this project is ongoing now, and I think this PM-NAP scheme facilitates a partial stipend, as mentioned in the answer, support limited to 25% of the stipend paid up to the maximum of rupees 1,500. And special special provision or special thrust has been given to the marginalized section of the society, especially the SC/ST group. And not only so, this evaluation of this, whether it is performing well or not, it has been done by the third party also, such as Niti Aayog, that training found relevant by the employees, whether PMKVY trained candidates preferred. 52% of the RPL candidates, I am just citing some observation of the Niti Aayog with the honorable member, 52% of the RPL candidates gained or expected higher salaries, and 94% employees will hire more PMKVY candidates. Recruitment experience rate good and very good by 67% and 80% employees. So as this especially Manikamji asked for the marginalized section, and as well as I think this aspirational district. So I will share the district-wise data if available with us, because I know you know better that I am not the concerned minister, as the concerned minister is in another assignment. I am representing him. I will share data with you, Manikamji. Okay. Shrimati Shatabdi Roy. So, thank you, madam. Under the PMKVY schemes, placements were tracked in the short-term training component only in its first 3 versions, implemented from financial year 2015 to 16 and financial year 2021 to 22. Will the minister clarify the reason for the same? It is because government could only achieve overall placement rate of 43% from 2015 till 2024, which is way below the expected rate. What steps has the government taken to improve its performance in the placement rate? Thank you, ma'am. So placement, as mentioned by the honorable member, is 43%, and it is, I think it is okay, it is quite good. And from PMKVY 4.0, a compulsory on-job training was introduced, and hence I think the placement are dealing from this 4.0. And the government and the ministry is taking the several steps to increase, such as introduction of the new courses such as drone technology, then green hydrogen. This kind of missions, this kind of courses has been introduced by the government to make our workforce ready for the future India. Dr. Shashi Tharoor.
Thank you, ma'am. I'm sorry, Mr. Minister, that answer is not totally satisfactory. The figures published indicate only 15% of the candidates trained under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana have secured job placements, which leaves the overwhelming majority without employment despite certification. In fact, there was a survey of small manufacturing enterprises in our country, and a majority of them say that the skill training initiatives are failing to reach them effectively. 71% of the small manufacturing enterprises in India report no benefits from the skill training programs. With such a deepening skill versus employment mismatch, many trained youth are either unemployed or placed in jobs unrelated to their training, pointing to weak demand forecasting and very poor alignment with industry needs. So my question to the Honourable Minister is the government undertaking any studies of this continuing mismatch between skill and employment and the low placement outcomes under the national skilling schemes? What plans do you have to improve the job placements, alignment with industry, including consulting industry, and outcome-based monitoring under the Skill India program? Thank you, Madam Chair. Madam, I would like to answer this question to the Honourable Member Shashi Tharoor ji, that during the PMKVY 2.0 and PMKVY 3.0, placement of certified candidates was incentivized under the short-term training. By releasing the payment of the last tranche, that is the third tranche, that is 30% in PMKVY 3.0 and 20% in case of PMKVY. As I have mentioned earlier, that we also independent third-party study is conducted by the Government of India, and I have shared the third-party evaluation, that is the evaluation of the Niti Aayog. The training found relevant, even I am repeating this, training found relevant by employers, and PMKVY trained candidates preferred 52% of RPL candidates gained or expected higher salaries, and 94% employers willing to hire more PMKVY candidates. Some other steps we have taken, it has been dealing, the employment or the placement has been dealing from the PMKVY 4.0. Under 4.0, the placements are dealing from skilling to lay emphasis on empowering trained candidates to choose their career path. Further, greater emphasis is being given to empowering youth by enhancing their employability through mandatory employability training component under STT training and access to self-paced learning on SIDH. Steps being taken to enhance the employability of the candidates under PMKVY 4.0 are alignment with the industry needs, aligning job roles with the National Skill Qualification Framework, including the employability skill modules. New age skill training is emerging, such as technologies as AI, ML, AR, VR, 3D printing, green economy sectors. Industry engagement, the collaboration with the major employers and the industries to enhance the skilling ecosystem and align the training with the industry need. Then the flexible curriculum, offering customized training programs in partnership with the various stakeholders. And the most important, I feel, that on-the-job training, the emphasis, emphasizing the industry connection through the mandatory on-job training in short-term training, ensuring the practical learning and industry exposure to the students. And integrating with the new education, according to you, Madam, you know that according to the new education policy, this skill has been integrated with the education system also. Thank you. Question number 107, Shri Mahendra Singh Solanki. 107, प्रश्न क्रमांक 107 जी रखा गया है मैडम। सभापति महोदय, मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने देश में ऐसे बच्चों की चिंता की जो परीक्षा को लेकर बड़े तनाव में रहते थे। उन्होंने न केवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू किया, बल्कि उन बच्चों पर से परीक्षा पे चर्चा के नाम पर चर्चा करके उनके तनाव और टेंशन को कम करने का भी काम उन्होंने किया। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र
का उपयोग सरकारी विद्यालय में होने लगा है, विशेषकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र में। कि माननीय सदस्यों ने बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा कि एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मूलभूत जो आधार है उसमें एक महत्वपूर्ण आधार है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी एक या दो से ज़्यादा भाषाओं का सीखना। तो उसके द्वारा हम बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, उसमें से मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो एनईपी में दिया गया है, यानी एक बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़े, उसके बाद कोई एक भारतीय भाषा में पढ़े और उसके साथ साथ इंग्लिश भी सीखे। यानी सबसे ज़्यादा ट्रेस जो दिया गया है वो मातृभाषा के ऊपर दिया गया। एक तमिलनाडु का बच्चा तमिल में पढ़े, एक बंगाल का बच्चा बांग्ला में पढ़े, और इस तरीके की स्टेप्स लिया गया है। और इसके लिए एनसीईआरटी ने, हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में के बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उसमें से एनसीईआरटी पब्लिश किया है 22 जो बुक्स है एनसीईआरटी के, उसमें 22 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में उसको प्रिंट किया गया है। और जो प्राइमर्स बोलते हैं हम जिसको, जिन किताबों को, वो लगभग भारत में 121 लैंग्वेजेस में उसमें इन किताबों को छापा गया है कि जिसके द्वारा बच्चा अपनी मातृभाषा जो लोकल लैंग्वेज है, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज से भी बाहर है, उसमें भी वो प्राइमर को पढ़ पाए, इसका स्टेप्स लिया गया है। और उसके साथ साथ हमारे जो पीएम ई विद्या है वहाँ पे भी मातृभाषा में, या दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहाँ पे भी मातृभाषा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़े। और जो एनईपी के जिन स्टेट, मध्य प्रदेश एनईपी का हिस्सा है, उन्होंने साइन किया है, तो उसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला चालू होगा। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आजकल विद्यालय में न केवल विद्यार्थी तनाव में हैं, बल्कि शिक्षक भी तनाव में रहते हैं। आपके पास ऐसी कोई कार्य योजना है जिसके अंतर्गत सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में इन विद्यार्थी और शिक्षकों के तनाव को कम करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान किया गया हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि बच्चे के ऊपर से प्रेशर को हटाने के लिए इस बार से जो अपकमिंग क्लास 10 का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें सीबीएसई ने नए कुछ प्रावधान लाए हैं। साल में 2 बार बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा, 2 बार वो बोर्ड के एग्ज़ाम में वो बैठ पाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ा जो प्रेशर जो हम जिसके बारे में हम सब कॉन्सर्न है, हमारे घर में भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो ये मानसिक प्रेशर, मानसिक तनाव जो है वो तनाव कम हो, इसके लिए 2 बार साल में एग्ज़ाम होगा। और बच्चा वो एग्ज़ाम देने के बाद जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा उसका, किसी ने सोशल साइंस में पहले ट्रायल में किसी को 66% मिला है, दूसरे ट्रायल में 76% मिला है, तो सीबीएसई और 76 वाला उसको नंबर मार्क्स दिया जाएगा। इससे बच्चों के अंदर में जो परीक्षा का जो प्रेशर होता है कि मेरा एक दिन थोड़ा खराब चला गया तो मेरा सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, उस प्रेशर से मुझे लगता है बच्चा बाहर निकल पाएगा। और टीचरों के लिए और स्टूडेंट के लिए भी हमने जो मनोदर्पण जो व्यवस्था की है, वो मनोदर्पण के द्वारा जो हमने वहाँ पे टीचर्स और उनके भी प्रेशर घटाने के लिए वो मनोदर्पण की व्यवस्था की है, जिस इंटरफेस में स्टूडेंट एवं टीचर दोनों उसमें अपना प्रेशर को कम कर सकते हैं। श्री जुगल किशोर। 1 मिनट है, बोलो। महोदया जी, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय भाषाओं को पाठ्यक्रम में लाया जाए और क्षेत्रीय स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए। उसी संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर सरकार इस ओर ध्यान जो है वो कम दे रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जम्मू क्षेत्र की स्थानीय भाषा डोगरी को बढ़ावा देने के लिए और इसे आगे लाने के लिए
क्या गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री, शिक्षण, प्रशिक्षण और डिजिटल सामग्री हेतु एनसीईआरटी और एससीईआरटी को कोई सहयोग आपकी तरफ से रहेगा, जहाँ के एनसीईआरटी डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस संबंध में कोई कदम उठा रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मातृभाषा में शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं और इसके तहत हमने जैसे बताया कि हमने 121 लैंग्वेजेस में जो प्राइमर जो लोकल भाषा है उसमें हमने तैयार की। एनसीईआरटी बुक्स भी 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में तैयार हो चुकी है और उसके साथ साथ डीटीएच टीवी चैनल के द्वारा मातृभाषाओं में पढ़ाने की जो सिस्टम है उसको चालू किया जा रहा है, जिससे बच्चा मातृभाषा में पढ़े। क्लास 5 तक जो मातृभाषा पढ़ाया जाए और प्रेफरेबली क्लास 8 तक जो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो मातृभाषा पे ही होना चाहिए, ये एनईपी कहता है। प्रश्नकाल समाप्त। एक मिनट मेरी, एक सेकंड, एक व्यक्ति बोल ले, कोई बोल ले, आप बैठ जाएं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है, कॉफी का दाम 250 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। एक ऐसा नहीं है, एक ने बोली एक बात, एक ही बात है। माननीय सदस्य ने विषय उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी आज राज्यसभा में हैं। माननीय मंत्री जी, आप चाहेंगे तो आज, नहीं तो कल आपको विस्तृत स्टेटमेंट इस विषय पर बता देंगे, ठीक है। सभा पटल पर एक मिनट दादा, एक मिनट, थोड़ी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक, बैठ जाओ, थोड़ा शांत, बैठ जाओ, सबकी बात सुन ली। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्यों ने कई विषय उठा भी दिए। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है और मैं सबको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय देता हूं। कोई ये नहीं कह सकता पर्याप्त अवसर पर। जब सदन चलता है तो सबको अवसर दिया जाता है और एक दिन में 50-50 लोगों को, 70-70 लोगों को अवसर दिया है। हाँ दिया है ना, कभी भी दिया है। इस सदन में हम भी सदस्य रहे हैं। एक साल में एक बार भी नंबर बोलने का नहीं आता था। आपका हर सदन में हर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, श्री गजेंद्र सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मातरम, 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 मातरम,
जितेंद्र सिंह जी। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री सुकांत मजुमदार। Sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jayant Chaudhary, I rise to lay on the table of the House paper listed against his name at serial number 3 of the list of business in Lok Sabha for today, that is the 8 December 2025. आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री शोभा कारंद लजे। स्पीकर सर, शोभा जी, आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against serial number 6 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 7 श्री हर्ष मल्होत्रा। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, 377 के अधीन जो मामले सदन में उठाने हैं, मैं उनको सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करता हूं। प्लीज रख दें सब। आइटम नंबर 8 श्री रंगा अप्पा बड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथाशक्ति देश के में और सौर और परियोजना के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन विषयक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 18वीं लोकसभा के 10वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9 श्री रंग अप्पा बाड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 3 विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10 श्री राजीव राय। माननीय अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध शिक्षा मंत्रालय से संबंधित उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकायों और संस्थानों NTA, NSE प्रारूप UGC विधिनियम, ICHR, ICPR, ICSSR, IIS शिमला और ओरोविला फाउंडेशन की समीक्षा के संबंध में शिक्षा, महिला, बाल कल्याण, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 371वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11 श्री बी मेहताब। So I beg to lay the final action taken statements, Hindi and English version of the government on the recommendation contained in Chapter 1 of the following reports of the committee. 14th report of 18th Lok Sabha of the Standing Committee on Finance 24-25 on action taken by the government on the observation recommendations contained in first report of the Standing Committee on Finance on demand for grants 24-25 of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprise and Investment, and Public Asset Management. 15th report of 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance 24-25 on action taken by the government on the observation recommendations contained in second report of the Standing Committee on Finance on demand on grants 24-25 of the Ministry of Finance, Department of Revenue. 16th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee on Finance 24-25 in action taken by the government on the observation recommendations contained in third report of the Standing Committee on Finance on demand for grants 24-25 of the Ministry of Corporate Affairs. 17th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance 24-25 on action taken by the government on the observation recommendations contained in fourth report of the Standing Committee on Finance on demand for grants 24-25 of the Ministry of Planning, Niti Aayog. 18th report
18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance 24-25 on action taken by the government on the recommendations contained in on the 5th report of 18th Lok Sabha on demand for grants 24-25 of the Ministry of Statistics and Program Implementation. Item number 12, Shri Brajmohan Agrawal. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने तथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण का हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम सदन में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये गीत उस युग में आशा की ज्योति बनकर उभरा जब देश गुलामी के अंधकार से जूझ रहा था। ये गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वप्न देखने का साहस दिया। असंख्य स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए और गोलियों का सामना करते हुए, यातनाओं को सहते हुए अपने अंतिम क्षणों में भी वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे और मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज हम उन याद अज्ञात सभी वीरों को प्रणाम करते हैं जिनके बलिदान ने वंदे मातरम को केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बना दिया। वंदे मातरम की ऊर्जा आज भी उतनी प्रखर है जितनी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में थी। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर अपने विचार सदन को साझा करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा कालखंड है जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय फिर से हमारे सामने उजागर हुए हैं। अभी अभी हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्व मनाए हैं। आज देश
सरदार वल्लभ भाई पटेल की और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मना रहा है। और अभी अभी हमने गुरु तेग बहादुर के 350वां बलिदान दिवस भी मनाया और आज हम वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ा। फिर से एक बार अवसर है कि आओ हम सब मिल के चले, देश को साथ लेके चले। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए
वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दादा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको
प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीरकर, वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ दिन पूर्व जब वंदे मातरम 150 का आरंभ हो रहा था तो मैंने उस आयोजन में कहा था, वंदे मातरम हजारों वर्ष की सांस्कृतिक ऊर्जा भी थी, उसमें आजादी का जज्बा भी था और आजाद भारत का विजन भी था। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन, इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सके ऐसी एक फैशन बन गई थी। और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे वो लोग भी वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। अध्यक्ष जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। इन वाक्यों ने तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास कराया कि लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, ये लड़ाई
सिर्फ सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है। ये गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की महान जो परंपराएं थी, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्प इसमें था। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम, इसका जो जन जन से जुड़ाव था, ये हमारे स्वतंत्र संग्राम की एक लंबी गाथा अभिव्यक्त होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भी जैसे किसी नदी की चर्चा होती है, चाहे सिंधु हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, उस नदी के साथ एक सांस्कृतिक धारा प्रवाह, एक विकास यात्रा का धारा प्रवाह, एक जन जीवन की यात्रा का प्रवाह उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी जंग के हर पड़ाव, वो पूरी यात्रा वंदे मातरम की भावनाओं से गुजरता था, उसके तट पर पल्लवित होता था। ऐसा भाव काव्य शायद दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। और जिस प्रकार से वो अपने सपने लेकर के आए थे, तब उनको लगा कि जब तक भारत को बांटेंगे नहीं, जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया, क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे वो एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को दिशा देता था, देश को ताकत देता था, देश को प्रेरणा देता था। और इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल का ये जो सामर्थ्य है वो पूरे देश की शक्ति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है। और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। और अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया तो ये देश भी टूट जाएगा और वो यावत चंद्र दिवाकरो राज करते रहेंगे, ये इनकी सोच थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में ये पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नाद बन गया था और वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी।
लेकिन वंदे मातरम एक स्वर एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया और अंग्रेजों ने देखिए कितनी कमजोरी होगी और इस गीत की ताकत कितनी होगी। अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाने पर सजा, छापने पर सजा, इतना ही नहीं, वंदे मातरम शब्द बोलने पर भी सजा। इतने कठोर कानून लागू कर दिए गए थे। हमारे देश की आजादी के आंदोलन में सैकड़ों महिलाओं ने नेतृत्व किया, लक्षावधि महिलाओं ने योगदान दिया। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। 22 साल में वंदे मातरम गाने पर सर्वाधिक जुल्म हुए थे। वो 22 साल आज भारत का हिस्सा नहीं रहा है और उस समय 22 साल की हमारी माताएं, बहनें, बच्चे मैदान में उतरी थी वंदे मातरम के स्वाभिमान के लिए। इस प्रतिबंध के विरोध में लड़ाई के मैदान में उतरी थी और तब 22 साल की एक वीरांगना श्रीमती सरोजिनी बोस, जिन्होंने उस जमाने में वहां की भावना को देखिए और उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम जो प्रतिबंध लगा है, जब तक ये प्रतिबंध नहीं हटता है, मैं अपनी चूड़ियां जो पहनती हूं निकाल दूंगी। भारत में वो एक जमाना था, चूड़ी निकालना यानी महिला के जीवन की बहुत बड़ी घटना हुआ करती। लेकिन उनके लिए वंदे मातरम की वो भावना थी, उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां, जब तक वंदे मातरम प्रतिबंध नहीं हटेगा मैं दोबारा नहीं धारण करूंगी, ऐसा बड़ा व्रत ले लिया था। हमारे देश के बालक भी पीछे नहीं रहे थे। उनको कोड़े की सजा होती थी, छोटी छोटी उम्र में उनको जेल में बंद कर दिया जाता। और उन दिनों खास करके बंगाल की गलियों में लगातार वंदे मातरम के लिए प्रभात फेरियां निकलती थी। अंग्रेजों के नाको दम कर दिया था। और उस समय गीत गूंजता था बंगाल में, जाए जाबे जीवोनो चोले, जाए जाबे जीवोनो चोले, जोगो तो माजे तोमार काजे, वंदे मातरम बोले। अर्थात हे मां, संसार में तुम्हारा काम करते
और वंदे मातरम कहते जीवन भी चला जाए तो वो जीवन भी धन्य है, ये बंगाल की गलियों में बच्चे कह रहे हैं। ये गीत उन बच्चों की हिम्मत का स्वर था और उन बच्चों की हिम्मत ने देश को हिम्मत दी थी। बंगाल की गलियों से निकली आवाज देश की आवाज बन गई थी। उन्नीस 1905 में फरीदपुर के गांव में बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे जब वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, अंग्रेजों ने बेरहमी से उन पर कोड़े मारे थे। यानी एक प्रकार से जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, इतना अत्याचार हुआ था। 1906 में नागपुर में नील सिटी हाई स्कूल के उन बच्चों पर भी अंग्रेजों ने ऐसे ही जुल्म किए थे। गुनाह यही था कि वो एक स्वर से वंदे मातरम बोल करके खड़े हो गए थे। उन्हें वंदे मातरम के लिए मंत्र का महात्म्य अपनी ताकत से सिद्ध करने का प्रयास किया था। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए, ये अलग अलग जेलों में होता था, अलग अलग इलाकों में होता था। प्रक्रिया करने वाले चेहरे अलग थे, लोग अलग थे। जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। चटगांव की स्वराज क्रांति, जिन युवाओं ने अंग्रेजों को चुनौती दी, वे भी इतिहास के चमकते हुए नाम है। हरगोपाल बाग, पुलिन विकास घोष, त्रिपुर सेन, इन सब ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मास्टर सूर्यसेन को 1934 में जब फांसी दी गई, तब उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र लिखा और पत्र में एक ही शब्द की गूंज थी और वो शब्द था वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो वंदे मातरम। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे जो इस प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे। ये विश्व के लिए अजूबा है, हमें गर्व से कहना चाहिए, तब दुनिया भी मानना शुरू करेगी। ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था,
ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। और इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उन्होंने लिखा था, एकी सूत्रे बांधी आछी सोहोस्टोटी मौन, एक ही कार्य सौंपी आची सहस्त्र जीवन वंदे मातरम। अर्थात एक सूत्र में बंधे हुए सहस्त्र मन, एक ही कार्य में अर्पित सहस्त्र जीवन वंदे मातरम। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी कालखंड में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग दुनिया के अलग अलग भागों में पहुंची और लंदन में जो क्रांतिकारियों की एक प्रकार से तीर्थ भूमि बन गया था, वो लंदन का इंडिया हाउस, वीर सावरकर जी ने वहां वंदे मातरम गीत, और वहां ये गीत बार बार गूंजता था। देश के लिए जीने मरने वालों के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर रहता था। उसी समय बिपिन चंद्र पाल और महर्षि अरविंद घोष, उन्होंने अखबार निकाले, उस अखबार का नाम भी उन्होंने वंदे मातरम रखा। यानी डगर डगर पर अंग्रेजों की नींद हराम करने के लिए वंदे मातरम काफी हो जाता था, और इसलिए उन्होंने इस नाम रखा। अंग्रेजों ने अखबारों पर रोक लगा दी, तो मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में एक अखबार निकाला और उसका नाम उन्होंने वंदे मातरम रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने भारत को स्वावलंबन का रास्ता भी दिखाया। उस समय माचिस की डिबिया, मैच बॉक्स, वहां से लेकर के बड़े बड़े शिप, उस पर भी वंदे मातरम लिखने की परंपरा बनी। और बाहरी कंपनियों को चुनौती देने का एक माध्यम बन गया, स्वदेशी का एक मंत्र बन गया। आजादी का मंत्र स्वदेशी के मंत्र की तरफ विस्तार होता गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक और घटना का जिक्र भी करना चाहता हूं। 1907 में जब वीओ चिदम्बरम पिल्लाई, उन्होंने स्वदेशी कंपनी का जहाज बना, तो उस पर भी लिखा था वंदे मातरम। राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती ने वंदे मातरम को तमिल में अनुवाद किया, स्तुति गीत लिखे। उनके कई तमिल देशभक्ति गीतों में वंदे मातरम की श्रद्धा साफ साफ नजर आती है। शायद सभी लोगों को, हो सकता है तमिलनाडु के लोगों को पता हो, लेकिन सभी लोगों को ये बात का पता न हो कि भारत का ध्वज गीत भी सुब्रमण्यम भारती ने ही लिखा था। उस ध्वज गीत का वर्णन, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, तमिल में इस ध्वज गीत का शीर्षक था ताइन माणी कोड़ी पारीर।
ताळंदु पणिंदु पुल्हिंद्रु वारी, अर्थात देश प्रेमियों, दर्शन कर लो, सविनय अभिनंदन कर लो, मेरी मां की दिव्य ध्वजा का वंदन कर लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में वंदे मातरम पर महात्मा गांधी की भावनाएं क्या थी वो भी रखना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन, और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 जो लिखा था उसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुई, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया। गांधी जी आगे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो लिखते हैं, ये 1905 की बात है, उन्होंने लिखा, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान है और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है। अध्यक्ष जी, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। मैं समझता हूं कि आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी।
मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए
कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र का चरित्र, उसकी जीवटता, उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा जब चुनौतियों का कालखंड होता है, जब संकटों का कालखंड होता है, तब प्रकट होती है, उजागर होती है और सच्चे अर्थ में कसौटी से कसी जाती है। जब कसौटी का काल आता है, तब ही ये सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही।